हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के कुछ 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है वैद्युतिक पदार्थ, जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, यानी नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप सभी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखी होगी, तो उसके अंदर परमाणु होता है। परमाणु के अंदर का जो भाग क्या होता है, नाभिक होता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर पी होगा और क्या होगा, एन होगा। इसकी बाहरी कक्षा में कौन गति लगाता है, इलेक्ट्रॉन गति लगाता है। तो बोला गया है कि नाभिक के चारों ओर कौन रहता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। यानी गतिज ऊर्जा आप बोलते हो उसको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र रहता है वो क्या रहता है, 1/2 mv की स्क्वायर रहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होगा, 1/2 mv की स्क्वायर। और एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। ये आपको 2 सूत्र आपको याद में रखने हैं। यहाँ पर m क्या है कि मीटर दिया गया, यानी यहाँ पर मास दिया गया, वेग दिया गया कि इसका कितना है, और v यानी वॉल्यूम यानी आयतन दिया गया है। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की कि विद्युत आवेश की इकाई का मात्रक होता है। यानी जो विद्युत इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसकी आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका यूनिट क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि उसकी जो यूनिट होती है वो किससे दर्शाया जाता है, कूलाम से दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास 100 kg तथा उसका वेग 1 मीटर प्रति सेंटीमीटर है। यहाँ पर सॉरी, मीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। सेंटीमीटर हो तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो अपने देखते हैं कि अपनों ने पढ़ा था कि अभी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv की स्क्वायर था। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 1/2 गुणा में m का मान कितना दिया गया है, 100, और v का मान कितना दिया है, वॉल्यूम यानी 1 मीटर प्रति सेंटीमीटर है। तो 1 का गुणा 1 की स्क्वायर 1, फिर मैंने इसमें भाग लगाया, कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब 50, इसकी जो बात करते हैं कि इसका जो मात्रक क्या होता है, 50 वाट होता है, फिर 50 जूल होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी 50 जूल। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से ऊर्जा का सूत्र है। यानी जो ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, पी इंटू में क्या होता है, टी होता है। ई बराबर क्या होता है, पी इंटू में टी। पी क्या होती है, शक्ति यानी पावर, और इंटू समय, शक्ति और समय का गुणनफल ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की कि एक वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाने पर वह 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान होगा। अपने को कार्य का मान बताना है। तो आप सभी को पता है कि कार्य होता है यानी जो वर्क होता है, जो वर्क होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर होता है। आप सभी को पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और जो वर्क होता है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। उसका मात्रक भी बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं। तो न्यूटन कितना दिया गया है, 50 दिया गया, और गुणा में 15 दिया गया आपका मीटर की दूरी। तो 15 15 0 0 15 5 75, तो कितना आ गया, 750 जूल आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की कि एफ वर्ग का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि एक सारणी थी, उसमें आपके कुछ वर्ग के तापमान दिए गए थे, जिस प्रकार से वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। इसमें होगा 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 90 के यहाँ 9 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 5 लगा देंगे, फिर जीरो लगा दी, ठीक है, फिर जीरो लगा दी, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर जीरो लगा दी, फिर जीरो लगा दी। यानी वाई का कितना हो जाता है, अगर वाई का पूछता तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो सारणी थी वो, उसका अलग अलग मान दर्शाए गए थे, वो मैंने अभी बताया था कि वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी सभी के आगे आप क्या लिखोगे, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20, उसके बाद जीरो, फिर 5, फिर 0 0, फिर 5, फिर 0 0 0।
ऐसे करके अब बात करते हैं कि एफ फर्क का जो तापमान था वो कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की कि नाइक्रोम तार किन धातु से बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नाइक्रोम वायर होती है वो कहाँ यूज़ की जाती है। नाइक्रोम की वायर हीटिंग एलिमेंट के लिए यूरोप में लाई जाती है। जैसे कि जहाँ पर हीटर होता है, हीटर के लिए अपने को उष्मा उष्मा लेनी है, तो हीटर की जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। तो वहाँ पर क्या है, उष्मक तंतु के रूप में नाइक्रोम की वायर का यूज़ किया जाता है। और इसका जो मिश्रण होता है वो निकेल प्लस क्रोमियम से बनी रहती है। और निकेल की मात्रा 80% होती है और प्लस 20% क्रोमियम की, टोटल कितनी 100% से जो वायर मिलती है अपने को वो क्या होती है, नाइक्रोम की वायर होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी नहीं है, यानी एक ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्या विद्युत रोधी नहीं है। माइका क्या करता है, विद्युत का अचालक है। बेकलाइट भी क्या है, अचालक है। ठीक है, और रबर भी क्या है, अचालक है। पर कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, चालक होता है, इलेक्ट्रिक अचालक है होता है, यानी ये क्या करता है, विद्युत का रोध नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। अब बात करते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन की कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कुछ एक सारणी दी गई है बुक के अंदर, उसमें दिखाया गया है कि जो विशिष्ट जो प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर सभी का बताया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध मान कितना होता है। तो एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो मान होता है वो 2.82 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, यानी ओम मीटर होता है। यहाँ पर ओ नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो गया, यानी एल्यूमिनियम कितना होता है, 282 इंटू। अब बात करते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की। मैग्नीज में निकल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो मैग्नीज जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपका चालक होता है। और जो किसके लिए यूज़ में लाया जाता है, प्रतिरोधक बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो इसके अंदर बात करते हैं कि जो 84% होता है, 84% है, इसके अंदर लिया जाता है कॉपर आपका यूज़ लिया जाता है, तांबा। प्लस के अंदर 12% होता है, वो क्या होता है, मैग्नीज होता है। मैग्नीन नहीं होगा क्योंकि मैग्नीन तो वायर बना ही रहे हैं। 12% क्या होगा, मैग्नीज होगा। और प्लस 4% क्या लिया जाता है, निकल लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और ये किसकी मात्रा है, यहाँ पर तांबे की है। और ये 12% किसकी है, मैग्नीज की है। और ये 4% किसकी है, निकल की है। इन तीनों को मिलाकर जो 100% वायर बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी मैग्नीन की वायर कहलाती है। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से सबसे कम परावैद्युत सामर्थ्य का माध्यम है। परावैद्युत सामर्थ्य सबसे पहले जानते हैं कि उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। अचालकों का जो अचालकत्व है वो कितनी वोल्टता सहन कर सकता है, उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर परावैद्युत सामर्थ्य। वो क्या होता है कि सभी चालकों का अलग अलग होता है। तो बात करते हैं कि हवा का सबसे कम होता है। हवा का क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी 0 से 3 किलोवोल्ट प्रति mm होता है, जो कि बहुत ही कम है। अब बात करते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की कि एक जले हुए प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा चेक करने पर प्राप्त पाठ्यांक का मान होगा। यदि एक ओम मीटर है अपने पास और प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या हो गया, जल गया है, तो क्या प्रतिरोध दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी अनंत होगा। जिससे कि मेरे पास इस प्रकार का ये रेजिस्टेंस है मान लेते हैं, और ये क्या है, जल गया है। जलने से क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, जलने से क्या हुआ, ये ओपन हो गया। अब जो बात करते हैं कि जलने के कारण क्या हो गया, ओपन हो गया, तो यहाँ से तो क्या है, कांटेक्ट बनेगा नहीं। जिससे क्या है, मैंने ओम मीटर की सहायता से यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो परिपथ क्या हो गया, ओपन हो गया। तो आप सभी को पता है कि जो ओपन जो परिपथ होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब बात करते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की कि लाल रंग का बॉर्डर तथा क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। यानी एक संकेतक बनाए जाते हैं 4 टाइप के, जो क्या होते हैं कि अपने को उनको पहचान कर खतरों से अवगत करवाते हैं। तो जो पहला जो चिन्ह आता है वो आता है निषेधात्मक चिन्ह। के अंदर क्या होता है कि एक वृत्ताकार आकृति होगी और उसके अंदर लाल कलर किया होगा, क्रॉस पट्टी होगी और ब्लैक कलर का चिन्ह होगा, और धरातल का रंग क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो यही पूछ रहा है कि लाल रंग की क्रॉस पट्टी, तो इसका ये कौन सा चिन्ह आ गया, निषेधात्मक चिन्ह आ गया।
अब बात करते हैं कि सकारात्मक चिन्ह क्या होता है। सकारात्मक चिन्ह के अंदर क्या होता है कि इसकी भी आकृति वृत्ताकार होती है, इसका धरातल का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। और इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, सफ़ेद होती है। और इसका जो चिन्ह बनाया गया, जिस प्रकार से मैं दस्ताने बनाता हूँ, तो ये दस्ताने किस कलर के हो गए, आपके नीले रंग के हो गए। तो ये आपका क्या होता है, सकारात्मक, या इसे बोला जाता है मैंडेटरी साइन भी बोला जाता है, या फिर अनिवार्य चिन्ह भी बोला जाता है। अब बात करते हैं सचेतक के बारे में कि सचेतक क्या होता है कि इसकी आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है, इसका जो धरातल का रंग क्या होता है वो पीला होता है, और जो चिन्ह बनाया गया वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का, यानी काला रंग का होगा, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, सचेतक चिन्ह बोला जाता है। अब बात करते हैं सूचनात्मक। सूचनात्मक के अंदर क्या होता है, इसकी आकृति वर्गाकार होती है, और जिस प्रकार से ये साइन दर्शा रहा है कि आगे हॉस्पिटल यानी प्राथमिक उपचार है, और इसका जो धरातल का रंग होगा वो क्या होगा, हरा होगा, और चिन्ह किस रंग का होगा, सफ़ेद कलर का इसका चिन्ह बनाया जाता है। आप सभी को समझ में आ गया इतना। तो लाल क्रॉस पट्टी वाला कौन सा चिन्ह कहलाता है, निषेधात्मक चिन्ह कहलाता है। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की कि आग को उसमें प्रयुक्त ईंधन के आधार पर ए, बी, सी व डी में वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्ग सी में कौन से पदार्थ आते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो फायर होती है वो ए और बी और सी डी 3 श्रेणी में बांटी गई है। जो ए वाली जो आग होती है वो लकड़ी, कागज़, कोयला में लगी आग क्या होती है, ठोस पदार्थों में ए वाली कहलाती है। और बी वाली क्या होती है कि जिस प्रकार से जो डीजल, केरोसिन, लिक्विड में लगी आग, बी वाली होती है। सी कौन सी होती है, जो गैसों में लगी आग। और डी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक में सर्किट में लगी आग, डी वाली होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग किस में लगती है, गैसों में लगती है। तो यहाँ पर जो लिक्विड और गैस, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। लकड़ी वाली कौन सी होती है, ए श्रेणी की आग। पेपर, कपड़ा, ये भी ए श्रेणी की आग। और विद्युत उपकरण यह किसकी होती है, डी श्रेणी की आग होती है। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की कि कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि को स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब पीड़ित के किस और छाले, यानी सिल्वेस्टर विधि होती है वो उपयोग करते हैं अपने, तो व्यक्ति के किस और छाले हों तब उसका उपयोग किया जाता है। तो व्यक्ति के सीने पर छाले होते हैं तब इस विधि का उपयोग किया जाता है, ताकि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है ताकि उसके सीने पर छाले हो और वो क्या हो, सही हो सके। तो अगर व्यक्ति के सीने पर छाले हो तो उसे सिल्वेस्टर विधि देंगे, अगर पीठ पर छाले हो तो कौन सी विधि देते हैं, शेफर विधि। और इस विधि में मुँह के बल लेटाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि शेफर विधि में व्यक्ति को किस ओर लेटाया जाता है, तो मुँह के बल। और सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को किस ओर लेटाया जाता है, पीठ के बल, ठीक है। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की कि परमाणु पर किन दो अणुओं का अनुपात होता है, यानी जो परमाणु भार, जो एटॉमिक वेट होता है वो किन दो अणुओं का अनुपात होता है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि अणु जो प्रोटॉन P+N से अपने याद रखते हैं कि Pn से, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक वेट कहलाता है, यानी परमाणु भार कहलाता है। यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों ऐड कर दी जाए तो क्या मिल जाएगा अपने को, परमाणु भार का मान मिल जाता है। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की कि विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव विद्युत धारा को कौन से प्रभाव के अंतर्गत आता है। विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के अंतर्गत आता है, यानी जो आयनीकरण प्रभाव, जो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो फ्लो होती है तो अपने कई इफेक्ट यानी कई प्रभाव सामने दिखाते हैं, जिस प्रकार उष्मीय प्रभाव, गैस प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। तो हम बात करते हैं कि जो गैस आयनीकरण जो प्रभाव होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव जो आपके जो जितने भी लैंप होते हैं या जो आपको प्रकाश देते हैं, जब इलेक्ट्रिक ऊर्जा उन्हें देते हो तो आप वो क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो वो आपका जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है, गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। और वो किसके अंतर्गत आता है, गैस या प्रभाव के अंतर्गत आता है। जब इनके अंदर गैस भरी जाती है तो उनके माध्यम से क्या होगा कि गैस आयनीकरण होगी, जिससे क्या होगा कि वो आयन इलेक्ट्रॉन्स क्या चमकने लगेंगे और जिससे क्या होगा अपने को प्रकाश मिलेगा। अब बात करते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन। मीटर नहीं आएगा, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर क्या आएगा, मीटर। मीटर की और 10 की पावर 7 अलग। आप सभी को पता है कि जो जूल होता है उसकी जो 1 जूल के अंदर कितने होते हैं, 10 की पावर 7 अलग भी होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी ए और बी दोनों ही आपके सही है। अब बात करते हैं 20 नंबर के एमकेएस प्रणाली में 1 एचपी में कितने वाट को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो एमकेएस प्रणाली होती है उसमें 1 एचपी बराबर कितने वाट होते हैं। तो बताया गया कि 735.5
5 वाट होते हैं आपके MKS प्रणाली में। अगर बात करें कि FPS प्रणाली में वाट की संख्या क्या होती है, 746 वाट होती है 1 HP बराबर। और यहाँ पर कितनी होती है MKS में, 735.5 वाट। तो मेरे द्वारा बताया कि सभी आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको टॉपिक समझ में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।